Hello everyone, welcome again to live session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's means 4th January 2023 The Hindu newspaper analysis. So I will discuss with you the most important news of today's newspaper. So the first important news is no need for extra curb on free speech of ministers. अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं. देखिएगा आर्टिकल 19 1A of Constitution of India gives right to speech and expression to every citizen of India. Every citizen of India. So ये आर्टिकल जो right to free speech and expression देता है, this right is available only to citizen of India. Next, there is Article 105 of Constitution of India, which gives right to speech to the member of parliament, and the member of parliament means the central ministers as well. Similarly, Article 194 of Constitution of India gives right to speech to the ministers of state level. Now, so Article 105 and Article 194 both are the privileges of the member of parliament as well as the privileges of the member of legislative assembly. तो उनके प्रिविलेज में ये होता है कि दे कैन स्पीच अपने जो रेस्पेक्टिव हाउस है उनके रेस्पेक्टिव हाउस में स्टेटमेंट दे सकते हैं और वहां पर कोई बोल सकते हैं और वहां पर उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी. इसी के साथ में एक आर्टिकल है हमारा 75 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट प्रोवाइड्स फॉर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि अगर किसी मिनिस्टर ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है देन दैट स्टेटमेंट विल बी डीम्ड टू बी द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि वो उस स्टेटमेंट के लिए सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी एंड ऐसा माना जाएगा कि वो स्टेटमेंट जो उसने दिया है he is endorsing the statement of the government or the view of the government. लेकिन अभी रिसेंटली आज की न्यूज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेटमेंट बाय ए मिनिस्टर कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड वाइकेरियसली टू द गवर्नमेंट. अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक वाइकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो वाइकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं, वी हैव टॉट यू दिस टॉपिक इन द लॉ ऑफ टॉट. सो अगर स्टेटमेंट मिनिस्टर ने दिया है तो गवर्नमेंट उसके लिए वाइकेरियसली लायबल भी होगी और दैट विल आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है तो उसको हम सारी सिचुएशन में ये नहीं मानेंगे दैट ही इज एंडोर्सिंग द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और ही इज एंडोर्सिंग द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. उन्होंने कहा है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्व ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर. सो जो फ्री स्पीच, राइट टू फ्री स्पीच हम सभी के पास अवेलेबल है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो उन्होंने कहा है कि इस राइट टू फ्री स्पीच पर हमें और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है, आज भी इन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दी है और यस्टरडे जो मैंने आपके साथ डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी इनकी डिसेंटिंग ओपिनियन थी. इन्होंने कहा है नहीं, इन ए सेपरेट ओपिनियन जस्टिस वीवी नागरत्ना डिफर्ड विद द लीडिंग जजमेंट ऑन द पॉइंट सेइंग द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इफ ट्रेसेबल टू एनी अफेयर ऑफ द स्टेट और प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड वाइकेरियसली टू द गवर्नमेंट. तो बेसिकली जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि अगर स्टेटमेंट जो मिनिस्टर ने दिया है दैट इज ट्रेसेबल और प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट, अगर कोई भी मिनिस्टर अपने स्टेटमेंट से गवर्नर को गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसके स्टेटमेंट के लिए वाइकेरियसली लायबल होगी. मीन्स अगर कोई भी मिनिस्टर सेम व्यू दे रहा है अपने स्टेटमेंट में, दैट इज द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, then it can be considered that he is endorsing the view of the government and government can be held vicariously liable for the same. और यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एप्लीकेबल होगा. लेकिन फिर इन्होंने कहा है कि लेकिन अगर उसका स्टेटमेंट गवर्नमेंट के व्यू के अगेंस्ट है और उसको सपोर्ट नहीं करता देन इट विल नॉट बी
the collective responsibility, or the government will not be collectively held responsible for the view of the government. और क्योंकि उसकी अगर dissenting view है of the government, तब हम ऐसा मानेंगे कि it is the personal statement of this minister. Now we come to this, preventing animal cruelty is a duty of the state. ये एडिटोरियल है, वेरी गुड एडिटोरियल, ठीक है। सो अब हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। सो देयर इज अ गेम नोन एज जल्लीकट्टू। तो ये तमिलनाडु का गेम है, ठीक है, एंड इट इज ए कंट्रोवर्शियल गेम। क्या होता है इसमें कि इसमें एक बुल के साथ ये गेम खेला जाता है, एंड सम ऑफ द पर्सन सेज दैट इट अमाउंट्स टू द क्रुएलिटी अगेंस्ट द एनिमल। नाउ तो इस गेम की लीगलिटी को चैलेंज किया गया था, देयर वाज अ केस इन 2014। द नेम ऑफ द केस इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा। तो इस केस में इस जल्लीकट्टू गेम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और लीगलिटी को चैलेंज किया गया। सो इन दिस केस मीन्स द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजा, टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस जल्लीकट्टू इज इलीगल, मीन्स दिस इज नॉट ए लीगल गेम बिकॉज इट अमाउंट्स टू द क्रुएलिटी विद द एनिमल। नाउ अब हम देखते हैं कि वेदर एनिमल्स हैव बीन गिवन some right under our constitution of India or not. So basically if we refer to part 3rd of the constitution of India, और part 3rd में कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो एक्सप्रेसली हमारे एनिमल्स को कोई भी राइट देता हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 that relate to right to equality, so this is available to any person here include the citizen of India as well as the foreigner. Similarly article 21, it is also available to any person including the citizen of India as well as foreigner. लेकिन these are related to person. Now the word person में कौन आते हैं? हमारे ह्यूमन बीइंग आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आती हैं, कॉर्पोरेशन आती हैं, पार्टनरशिप आती हैं, ट्रस्ट आती हैं, etc. लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन की डेफिनेशन में एनिमल नहीं आते हैं। सो एक्सप्रेसली ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी डिसीजन में ऐसा कहा है कि द वर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो इंक्लूड एनिमल। ऐसे हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है। अब सो हाउ वी विल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एनिमल? तो कंसीडरिंग दिस फैक्ट, जब हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फंडामेंट राइट के आगे जाके देखते हैं, मीन्स डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में वी आर हैविंग टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 48A that imposes the duty on the part of the state to improve the environment, and similarly article 51A subclause G, so it is a fundamental duty and it imposes the duty on the citizens of India to improve the environment or safeguard the environment and to have compassion towards the living creature। तो ये कहता है कि हम लिविंग क्रिएचर के साथ कंपैशन को रखेंगे, मतलब हमारी अच्छी मतलब उनके साथ हम दया करेंगे, ठीक है। नाउ ये जो सब्जेक्ट है क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल, सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। So entry 17 of this concurrent list gives the right to both parliament as well as the state legislature to enact the law on this subject. अब concurrent list का ये subject है, so on the basis of this law means prevention of cruelty to animal act was enacted by the parliament in 1960. और ये जो prevention of cruelty to animal act है, इसमें animals के कुछ rights दिए गए हैं, लेकिन it does not include means it exempt from its coverage the use of animal for experiment with a view to securing medical advancement। means अगर कोई नई मेडिसिन बनानी है तो पहले उसका जो ट्रायल है वो किसी एनिमल पर किया जा सकता है and it will be legal, but this act also does not include that jallikattu is an offense or an illegal act. Similarly, since it is the subject of concurrent list, so Tamil Nadu made the amendment in this act, and by way of that amendment it considered that
that the Jallikattu game is not against the animal and it does not amount to cruelty against an animal. जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा के केस में कहा था, हेल्ड किया था कि जल्लीकट्टू गेम इज इलीगल, लेकिन इसने तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसमें अमेंड कर दिया। सो अभी अगर ऐसा हम लीगल बेसिस देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है which consider that the Jallikattu is this illegal game apart from the decision of Honorable Supreme Court. But by virtue of Article 141 of Constitution of India, every decision of Supreme Court is the laws of the land. तो वो भी देश का कानून है, लेकिन since तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी लॉ को अमेंड करने की पावर है तो उसने लॉ को अमेंड कर दिया। So now if we see broadly, so how or from which particular article we can trace the rights of animal in the constitution. So according to the view of author and who is the practicing advocate in the Madras High Court, he said that this should refer to the article 21. So article 21 जो है हमारा, article 21 कहता है कि article 21 includes right to life and personal liberty. तो जो यहाँ पर लाइफ वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 21 में, लाइफ, सो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, दिस इंक्लूड राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये जो वर्ड क्लीन एनवायरमेंट है, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन टू एनिमल अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ऑथर, क्योंकि एनिमल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सो उन्होंने कहा है कि दिस राइट शुड बी इंटरप्रेटेड और these rights should be given to the animal by way of article 21 of the Constitution of India, because article 21 of Constitution of India includes right to life and personal liberty. अब जो right to life है, right to life include right to clean environment, it was held by Honorable Supreme Court in the case of MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर राइट टू लाइफ आ गया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आ गया, तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का पार्ट है राइट टू प्रोटेक्शन टू एनिमल, क्योंकि अगर हम इफ वी विल नॉट गिव द प्रोटेक्शन टू द एनिमल देन वी विल नॉट हैव द क्लीन एनवायरनमेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ए लेट बट राइट कॉल बाय केरला गवर्नर। अब हम इसको देखते हैं क्या कहता है, देखिएगा आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी दैट विल बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल गिव एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर एंड हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ आर्टिकल 164 सेज दैट, क्या कहता है 164, जो हमारा मिनिस्टर है ही वुड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो जनरल क्या होता है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ऑल द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विद द कंसल्टेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन आर्टिकल 164 कहता है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अभी यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई कि एक मिनिस्टर ने, एक पर्सन जो कि मिनिस्टर था, he made certain remark, unwarranted remarks regarding the Constitution of India, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन बाद में उसको he also made certain bad remarks against the governor of Kerala, ठीक है। नेक्स्ट, so when he made the statement against the governor of Kerala and against the Constitution of India, so he was removed from the post of minister, but subsequently he was again made as a minister. But what happened, जो गवर्नर है, गवर्नर refused to give him oath. So basically according to article 164 clause 3, governor shall administer oath to the ministers before he assume the office. तो मतलब अगर कोई पर्सन मिनिस्टर बन गया है तो वो अपने ऑफिस को तभी अज्यूम करेगा जब गवर्नर उसको ओथ दिलाएंगे। अब अगर गवर्नर किसी पर्सन को
जो कि मिनिस्टर है और ओथ नहीं दिलाते, तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? ठीक है, तो इस केस में ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला डिड नॉट gave him oath or did not allow him to give oath. ठीक है, now question है, so इस तरह के we don't have any legal provisions in our constitution of India. तो यहाँ पर क्या हुआ था, थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ ओथ. सो अब व्हाट विल हैपन इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस. तो यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का पहली सिचुएशन है. क्या हुआ था 1978 में वसंत पाई, he was a senior advocate and he was got elected as a member of Tamil Nadu Legislative Council. तो वो MLC बन गए थे. ठीक है, अब यहाँ पर उनको ओथ दिलानी थी, तो गवर्नर ने किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया और उन्होंने उस पर्सन के सामने ओथ लेने से मना कर दिया. बाद में क्या हुआ कि गवर्नर ने उनको कभी ओथ का टाइम नहीं दिया. ही आस्क्ड फॉर द टाइम बट गवर्नर डिड नॉट गिव हिम टाइम. सो before taking oath a person cannot enter into the office or cannot assume the office. So what happened, उसने एक लेटर लिखा गवर्नर को और उस लेटर में अपनी ओथ को लिखा और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से गवर्नर के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया. और गवर्नर के एड्रेस पर पोस्ट करके फिर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट से उसकी डिक्लेरेशन ले ली. ठीक है, कि वेदर oath can be taken by way of letter to the governor. So honorable Madras High Court allowed this practice. ठीक है, so अब point ये है कि if a governor does not allow to take oath by a minister or by the member of the legislative assembly, then the oath can also be taken by way of writing a letter to the governor containing the oath of the concerned person. But here the declaration, the validity of this oath is required from the honorable हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नर किसी को ओथ नहीं दिलाएंगे देन दैट पर्सन कैन नॉट अज्यूम द ऑफिस. ही कैन अज्यूम द ऑफिस बाय दिस प्रोसीजर. नाउ ऑन द लीगलिटी ऑफ इजराइल्स ऑक्यूपेशन. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उसने एक ओपिनियन के लिए मैटर भेजा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसमें ये कहा है कि जो इजराइल ने पैलेस्टीन लैंड पर कब्जा किया हुआ है जो कि एज पर लॉ नहीं है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी लीगलिटी क्या है. अभी ऑनरेबल दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट और ओपिनियन अवेटेड है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर इफ ए मैटर गोज टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो वो इस पर क्या ओपिनियन देंगे. तो प्रैक्टिकली इट सीम्स टू बी इलीगल. ठीक है, और उसमें ये कहा कि बट सम ऑफ द कंट्रीज गिव द वोट in the favor of that it is illegal, and some of the country particularly the USA did not cast the vote in the favor of the Palestine, और इंडिया ने वोट नहीं किया इसमें. तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि इफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेज that the possession held by the Israel is illegal, then even the decision of the International Court of Justice have the binding effect, but it does not have power to enforce them. तो फिर भी एनफोर्स कैसे होगा, फिर भी ये एनफोर्स होगा थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि आर्टिकल 94 ऑफ UNO provides that if a party does not abide by the decision of International Court of Justice, then the victim party or aggrieved party can approach to the Security Council. Now we come to Security Council. So Security Council में USA is the permanent member. So USA will not allow any decision or any action to be taken against the Israel. So if the honorable court gave the opinion that the possession of the Israel is illegal, even then we are not getting any remedy in future. So that's all for today, my dear students. I will come again with the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.